हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, सीबीटी 1 का पेपर मैथ्स के। इसमें हम देखेंगे कि मैथ्स के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और किस लेवल पे पूछे गए थे, जो आने वाले अगले एनटीपीसी एग्ज़ाम में उसी लेवल पर पूछे जाएंगे। ये एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का 7/8/2025 को, ठीक है। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे। देखो, इसको सॉल्व करते हैं। कहा है कि 1 रुपये में 6 रबड़ बैंड बेचते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटी को ऊपर में रखेंगे, ठीक है। क्वांटिटी को ऊपर में रख देंगे 6 और नीचे में क्या रखेंगे, रुपया। कितना है रुपया, 1 रुपया में 40% की हानि होती है। मतलब बेच कितना में, टोटल 100% में 40% हानि हो रही है। कितना परसेंट में बेच रहा है, बेच रहा है वो 60% में, ठीक है। 60% बराबर 20% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। 20% का लाभ अर्जित करता है तो 120 लिखेंगे, 120। उसके बाद कहा गया कि अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे। 1 रुपये में, तो रुपये को नीचे रखेंगे। कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे, तो उसका वैल्यू हमें एक्स रख देंगे, ठीक है। एक्स रख दिए। अब देखो, आपस में इन दोनों को काट लेते हैं। जैसे कि 60 दूनी 120, यहाँ से कट गया। 2 तिया 6, ठीक है। ये 2 तिया 6 कट गया। तो x बराबर, ये 1 कट गया आपस में, तो x बराबर क्या आएगा, 3। तो कितने, 1 रुपये में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे, 1 रुपये में 3 रबड़ बैंड बेचने होंगे। इसका 3 आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्या की संख्या इन दोनों संख्याओं को सहित ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले संख्या क्या होता है, 303 से स्टार्ट हो रहा है। 330 से हम लिख लेंगे 303, फिर लिखेंगे 305, ठीक है। 305 लिख दिए। फिर 307 लिखेंगे, 307। फिर 307 के बाद 309 लिखेंगे, ठीक है, 309। और अंत में 311 लिखेंगे, ठीक है, 311। देखो, ये 303 जो है, ये 3 का मल्टीपल है 3, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 5, ये 305 ये 5 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये 309 भी 3 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, 307 और 311, जो किसी का मल्टीपल नहीं आता है, ठीक है। तो संख्या हो जाएगा 2, ठीक है। संख्या कितना है, 2 है, तो 2 ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन 1 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 रुपया है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 रुपये में खरीदा तो व्यापार छूट ज्ञात कीजिए, यानी दशमलव के ठीक एक स्थान। देखो, सबसे पहले इसका अंकित मूल्य कितना है, 3600, ठीक है। इसका अंकित मूल्य 3600 है, अंकित मूल्य 3600 है, ठीक है। तो 3600 लिख लेते हैं। और इसका जो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है इसका 2800, ठीक है, 2800 लिख लेते हैं। इन दोनों को आपस में काट देते हैं। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल होगा, यहाँ से 2 जीरो। 9 4 से कटेगा 4 नाम 36, ठीक है, 4 नाम 36 और 4 7 28, ठीक है। तो यहाँ से गैप कितना है, देखो यहाँ से 2 का गैप है, 2, ठीक है। 2 इंटू 100
और बट्टे में हो जाएगा 9। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा 200 बट्टे 9। 200 बट्टे 9 हो जाएगा। जब 200 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा देखते हैं। तो अगर 200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लगभग में 22.2%। ठीक है, 22.2%, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिया जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ए, ठीक है, तो ए जो है कितना घंटे में भर सकता है 16 घंटे में, यहाँ पर 16 लिख लिए। ठीक है, ए 16, बी कितना घंटे में भर सकता है, ठीक है, बी भर सकता है 25 घंटे में, तो 25 लिख लिए, 25 लिख लिए। और सी कितना घंटे में भर सकता है 12 घंटे में। तो सबसे पहले इन तीनों का को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी को तीनों को आपस में एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा 1200 आएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 1200 आएगा। 16, 25 और 12 का एलसीएम 1200 आएगा। 1200 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो 75 बार में कट जाएगा, यानी ए की जो क्षमता आया 75 आया। बी से 25, बी का है 25, 25 से डिवाइड करेंगे 1200 को तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, यानी बी का कार्य क्षमता जो है 48 है, टंकी भरने की क्षमता 48। और सी को फिर करेंगे तो ये 100 आएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इन तीनों को सभी को जोड़ दो, 8 5 13, 7 1 8 4 12। ठीक है, 12 का 2, हाथ में 1, 1 और 1 2, 223 हो रहा है। तो हम 200 टोटल कितना है एलसीएम 1200 है, तो 1200 को हम 223 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरी तो नहीं कटेगा, तो इसका पूर्णांक में आ जाएगा आंसर 5.85/223। ठीक है, यही होगा आवर, यानी इतना घंटे आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक लंबवृत्त बेलन का आयतन 8624 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो बेलन का आयतन होता है 4/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। सॉरी, बेलन का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो नहीं है, 4/3 होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बेलन की जो त्रिज्या है यानी आर, वो ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो हम ऊंचाई को आर ही, जो बेलन की त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर है, यानी आर का स्क्वायर एच के स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो आर का जो वैल्यू है वो एच ही होगा, तो इसे लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इंटू फिर एच है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा एच का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एच का क्यू लिखेंगे, 4/3 पाई एच क्यू, ये हो गया एच क्यू। अब देखो 4/3 तो लिख लिए। ठीक है, 4/3, पाई का मान 22/7,
पाई का मान 22/7, ठीक है। और एच का मान तो नहीं निकालने का गए थे, एच क्यू लिख लेते, बराबर में दिया है 8624, ठीक है। 8624, 8624 से अब इन देखो यहाँ से अब कटेगा कितना बार में देखते हैं। जैसे कि 11 दूनी 22, यहाँ से कट गया, 11 दूनी 22। सर यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ आयतन 4/3 नहीं होगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होगा, पहले ठीक लिखे थे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, यानी त्रिज्या जो है ऊंचाई ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह हम एच स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। एच स्क्वायर लिखेंगे और इंटू फिर एच तो रहेगा ही, तो टोटल क्या हो जाएगा, पाई का आर क्यू, ठीक है। पाई बराबर हो जाएगा पाई आर क्यू सॉरी एच क्यू हो जाएगा, एच क्यू, ठीक है। पाई एच क्यू हो जाएगा, एच क्यू। इसको ठीक से यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा पाई एच क्यू। तो देखो पाई का मान तो 22/7 ही होगा, एच का मान तो मालूम नहीं, ये ज्ञात करने एच क्यू रखेंगे, बराबर दिया है 8624, ठीक है। अब देखो इसे कितना बार कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, ठीक है। 11 सत्ते 77 और यहाँ पर हो जाएगा 11 सत्ते 77 और 11 अट्ठे 18, यानी 11 सत्ते 77 हुआ। उसके बाद 77 में अगर 86 चला जाएगा, 86 में 77 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 11 अट्ठे यानी 784 से कट जाएगा, ठीक है। 11×4 = 44, 11×8 = 88, 90, 90 91 92, 2 हाथ में 9, 11×7 = 77 और 9 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 82, 86, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा, देखो 2 से कट जाएगा 784, कितना बार में कटेगा, तो 392 बार में कट जाएगा, 300, ठीक है। 392 बार में कट जाएगा, 784, 2 से कट गया। तो एच क्यू का मान क्या आया, एच क्यू का मान आ गया 392, ठीक है। एच बराबर लिख लेते हैं, ठीक है, ये रूट में चल जाएगा, ठीक है, यानी इसका क्यूब निकालेंगे। तो एच बराबर जब करेंगे तो इधर रूट चढ़ जाता है और आ जाएगा 7, ठीक है, 7 आ जाएगा, नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, 7 आ जाएगा, ये नीचे वाला तो 7 आएगा ही, और यहाँ पर आ जाएगा 392 है, तो इसको लिख सकते हैं 49 × 8, ठीक। तो ये 49 का मतलब क्या, 2 7 है और ये 1 7, क्यू में 3 बेस पर निकलता है, तो यहाँ 1 7 निकल के आएगा, और 8 का क्यू कितना होता है, 2 होता है, तो टोटल 14 निकल के आया, 14, ठीक है। तो 14 ही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। समय पूछा गया है, ठीक है। तो इसका एक दूरी तो समान ही होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। दूरी बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। देखो दूरी कितना है, पहला ईशान का 77 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 77 लिखेंगे,
समय कितना है, 12 घंटा है, तो 12 घंटा लिख लीजिए, 12 घंटे में पहुँच रहा है ईशान। जबकि मेघना की स्पीड है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका समय पूछा गया है, ठीक है, यानी इसको टी का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से कितना बार में कटेगा, 11 77 कट गया, और 11 तिया 33, 3 4 12 कट गया। तो टी का वैल्यू कितना आया, 7 4 28, 28 घंटे लगेंगे, 28 आवर, ठीक है, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कि 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सतलज को केविन से 4 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि सतलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसके केवल केविन से 9 घंटे कम लगते हैं। तो सतलज की चाल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले सतलज को केविन से 4 घंटे अधिक समय लगते हैं, ठीक है, 4 घंटे अधिक समय लगते हैं, तो मतलब T+4, ठीक है, इसको लिख सकते हैं T+4, ठीक है, इसको लिख सकते हैं T+4। जबकि बोला गया कि उसे केविन से 9 घंटे कम लगते हैं, तो कम मतलब क्या, T-9। इन दोनों का अगर निकालेंगे वैल्यू तो ये निकल के आ जाएगा, 9 4 आपस में जुड़ जाता है, 13 हो जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। माइनस को मत समझे कि माइनस है तो घटा हो जाएगा, इसमें जुड़ता है, ठीक है। तो ये 13 हो गया। अब देखो सबसे पहले बोल रहा है कि यदि सतलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है, ठीक है, अपनी चाल दोगुनी कर देता है, तो देखो सबसे पहले स्पीड जो होता है, यानी चाल, स्पीड यानी इसकी चाल जो है सतलज और केविन के, ठीक है, सतलज और केविन के। तो सतलज अपनी चाल को दोगुनी कर देता है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे केविन, एक तरफ लिखेंगे सतलज। मान लो केविन की 1 है तो सतलज की दोगुनी है, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, टाइम इसका उल्टा हो जाता है, 2 1 हो जाता है। तो यहाँ से अंतर कितना है, यहाँ से अंतर है 1 का। तो 1 किसके बराबर है, 13 के बराबर। कितना गुना ज़्यादा है, 1 से 13 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 13 गुना ज़्यादा है, 13 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये 2 भी गुना हो जाएगा 13 से, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है, 26 हो जाएगा, 26, ये भी 13 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 26 क्या निकल के आएगा, 26 निकल के आ गया मेरा, जो है इसमें क्या पूछा गया है, चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटी समय। तो 26 मेरा समय निकल के आ गया। अब चाल निकालेंगे, यानी स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 182 टोटल, और चाल कितना मेरा निकल के आ गया, 26। अब 182 को 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है, 7 छः 42 का 2, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, यानी 7 इसका आंसर होगा, ठीक है, 7 इसका आंसर होगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन जो है केजी में कितना होगा। जिनका वजन दे रखा है 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 73 केजी और 38 केजी। तो औसत निकालते हैं, सभी को जोड़ देते हैं और उतनी संख्या से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सभी संख्या कितना है, 40 केजी, ठीक है। तो 40 यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, 40 प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 49, फिर हो जाएगा 56, फिर प्लस 73, ठीक है, फिर प्लस में हो जाएगा 38। इन सभी संख्या को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा 256, और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये पूरा पूरी तो नहीं कटेगा, लेकिन पॉइंट में आएगा आंसर 51.2 इसका आंसर आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 86:60:24 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4,590 रुपया का लाभ अर्जित हुआ तो वाई और जेड के हिस्सों के बीच का अंतर कितना होगा। देखो इसका अनुपात कितना है। सबसे पहले इसका अनुपात है 86, ठीक है 86, फिर है 60, ठीक है 60 है, फिर है 24। तो इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा। इन 60 और 24 को जो सबको जोड़ेंगे तो आएगा, देखो कितना आएगा 80, 86 है, 60 है और 24 है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, सभी संख्या को अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 4 10 का 0 हाथ में 1, ठीक है 4 6 10 का 0 हाथ में 8 8 2 10 10 और 6 16, 16 और 1 17, यानी 170 आएगा, ठीक है 170 आएगा, ठीक है। यहाँ से 80 20 20 100 140, 40 20 60, 60 और 76, यहाँ पर ये 86 नहीं होगा, ठीक है ये 86 नहीं होगा, ये शायद गलत लग रहा है, ये 86, ठीक है बल्कि ये 86 ना होके 43 होगा, ठीक है क्या होगा अच्छा रुको इसको थोड़ा काट लेते हैं, ठीक है इसको काटने से और आसान हो जाएगा शायद। इसको काट लेते हैं, जैसे 46 है तो 43 दूना 46, 30 दूना 60 और 12 दूना 24। अब इन सभी संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 85। तो 85 जो है टोटल आया, लेकिन प्रश्न में तो टोटल कितना दिया 4590, तो ये 4590 के बराबर होगा, ठीक है। देखिए हम वाई और जेड के हिस्सों के बीच का अंतर, वाई और जेड कौन है, वाई और जेड ये वाला है वाई और जेड, तो इन दोनों का अंतर कितना है 10 में 2 जाने से 8 यानी 18, 18 का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से कटेगा 17, 17 5 85, ठीक है 17 5 85 से कट रहा है, 17 5 85 और यहाँ फिर 17 से कितना बार में कटेगा यहाँ 270, ठीक है 270 से कट रहा है, फिर 5 से कितना बार में कटेगा 270, 5 5 25, 26 27 2 5 4 20 यानी 54 से कट गया 270 5 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 इंटू 54, 18 इंटू 54 को हम गुना करेंगे डिवाइड दोनों को तो 972 आएगा, ठीक है जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 13 और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी नमन 13 दिन और उमर 4 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया, तो नमन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो सबसे पहले नमन, ठीक है नमन कितना दिन में करता है 13 दिन में, जबकि उमर कितना दिन में कार्य करता है 4 दिन में। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 52, ठीक है 52 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी नमन का एक कार्य क्षमता 4 आया, उमर का 4, 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, उमर का कार्य क्षमता 13 आ गया, ठीक है। तो बोला गया कि प्रश्न में कि 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है उमर अगर 2 दिन बाद कार्य छोड़ रहा है तो दोनों साथ मिलकर तो कार्य 2 दिन तक क्या होगा, तो दोनों का कितना है 13 और 4 को जोड़ेंगे अगर तो कितना हो 17, 17 होगा तो 17 टोटल कार्य क्षमता अगर 2 दिन तक कार्य करता है तो टोटल 34 कार्य कर चुका है और मेरा टोटल कार्य कितना है 52, 52 में अगर 34 चला जाएगा तो कितना बचेगा 12 में 4 जाने से 8 और 4 में 3 जाने से 1 18 बचेगा, 18 बचेगा। तो 18 बचेगा तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे कौन नमन, तो नमन का कार्य क्षमता कितना है 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.5,
ठीक है, 4.5 दिनों में पूरा कर लेंगे, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात 1:8 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक होता है आंतरिक कोण और एक होता है बाह्य कोण, ठीक है। तो आंतरिक कोण और बाह्य आंतरिक कोण और प्लस बाह्य कोण यानी इंटीरियर यानी आंतरिक और एक्सटीरियर यानी बाहरी कोण, दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। जबकि यहाँ आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है, ठीक है। बाह्य कोण और आंतरिक कोण, बाह्य कोण कितना है? 1 है, ठीक है। बाह्य कोण कितना है? 1 है और आंतरिक कोण कितना है? 8 है। तो 8 आंतरिक कोण की जगह 8x लिखेंगे और बाह्य कोण कितना है? 1, तो x लिखेंगे, बराबर कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल 9x हो जाएगा, 9x बराबर 180 डिग्री। तो 9 से कटेगा 9 दूनी 18, यानी x का जो वैल्यू आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो बोला गया भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो टोटल 360 टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक है, कोण। तो इसका जो हम 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 18 दूना 36 कट जाएगा, यानी 18 डिग्री 18 आएगा, भुजाओं की संख्या 18, ठीक है। यही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो एक संख्या है 100, ठीक है। मान लो एक संख्या 100 है, इसका हम 100% करेंगे वृद्धि, ठीक है। तो कितना आएगा? 100 ही आएगा, 100 और पहले से 100 माने तो टोटल 200 हो गया, ठीक है। तो 200% किसके बराबर? 200% बराबर 2780 के बराबर, ठीक है। तो हमें 100% का संख्या निकालना, तो 100% का निकालेंगे संख्या बराबर x, यहाँ से परसेंट परसेंट कट गया और 2 जीरो कट गया, ठीक है। ये 2 बचा, तो 2 से अगर 278 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? x बराबर 2780 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1390, जो कि यही आंसर होगा, ठीक है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1200 रुपये की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी जो ब्याज लगा रहा है वो प्रति माह लगा रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आर टी कितना होगा? तो आर टी हो जाएगा 3 इंटू 12 माह प्रति महीना लगा रहा है, तो 12, तो ये हो जाएगा 36%, ठीक है। तो हम 1200 को 36% निकाल देंगे, तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, यानी 36 इंटू 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 432, ठीक है। 432 मेरा क्या आ गया? साधारण ब्याज, यानी ऐसा सिंपल इंटरेस्ट, यही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। या फिर इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे टोटल 1200 है, 1200 को 3% निकालेंगे, ठीक है। 2 जीरो यानी 12 या 36, ये 36 रुपया एक महीने का निकला, तो टोटल 12 महीना है, तो 12 महीना इंटू 36, 432, इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है, प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है n, ठीक है, n प्लस 1, ठीक है। तो 151 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना होगा? 152, यही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दो क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? तो देखो एक संख्या को हम मान लेंगे, बड़ी संख्या को मान लेते हैं
बड़ी संख्या को मान लेते हैं 15 और छोटी संख्या को मान लेते हैं 14। ठीक है, दोनों संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरा 210। ठीक है, 15 10 150 और 15 4 60। तो 60 और 150 यानी 210 आ रहा है। तो बड़ी संख्या पूछा गया है तो बड़ी संख्या 15 होगा सही आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 25 और 16 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो तो माध्यानुपाती निकालने का एक ट्रिक होता है। जैसे 25 और 16 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों संख्या है तो दोनों संख्या को रूट में कर दो, 25 इंटू 16। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20। तो मध्यानुपाती क्या होगा 20, ऑप्शन 4 में दिया गया है। ठीक है, प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम क्रमशः 2 और 492 है। यानी एचसीएफ 2 है और एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक 492 है। यदि इनमें से एक संख्या 82 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखो इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, एक संख्या, ठीक है, एक संख्या, ये एक संख्या हुआ, एक संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। तो एक संख्या दे रखा है 82 लिख देंगे, दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, बराबर एलसीएम तो दिया हुआ है 2, सॉरी एलसीएम दिया हुआ है 492। ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है 2। देखो सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 41 दूना 82, 2 से कट गया। अब 41 से 492 कितना बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या आया, 12, दूसरी संख्या बराबर 12 आया। तो यही इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। ठीक है, प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे जो आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अक्सर एनटीपीसी एग्ज़ाम में पिछले वाले पेपर से ही प्रश्न आते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।